आज हमारे पाठ है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि हम और पेड़ पौधे सभी अपना अपना भोजन किसी न किसी प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो इस पाठ में हम पौधों के बारे में, पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं उसको पढ़ेंगे या जानेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले आपको कुछ वीडियोस भेजे थे और आपको देखने के लिए कहा गया था, आपने शायद देख लिए होंगे, मगर आपके द्वारा उसमें कोई प्रत्युत्तर नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। और उम्मीद है कि आप मन लगाकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ में परिचय ले लेते हैं। Food is useful for the survival of living beings because it serves as a rich source of carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals required for the supply of energy to carry out necessary life. इसमें कहा गया है कि भोजन हमें जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह बहुत अच्छा स्रोत होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और खनिज होते हैं, जो हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अनिवार्य होते हैं। Processes proper growth and development of human body. It is also required for the repair of the damaged body parts and to fight diseases. These components of food are known as the nutrients. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और खनिज हमारे जीवन की वृद्धि के लिए, विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और यह हमारे शरीर की मरम्मत भी करते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। इन अवयवों को भोजन के अवयव कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। न्यूट्रिएंट्स NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है भोजन के अवयव पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है भोजन के अवयव पोषक तत्व। भोजन के अवयव क्या क्या होते हैं वो आप जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर फूड न्यूट्रिएंट्स। इसको हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे, और जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आप इसको मेरे साथ बार बार दोहराएंगे, जो मैंने इससे पहले पढ़ा हुआ है। भोजन जीवित प्राणियों के अस्तित्व के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह आवश्यक जीवन प्रक्रियाओं, उचित विकास और मानव शरीर के विकास को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिजों के एक समृद्ध स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो क्षतिग्रस्त शरीर के अंगों की मरम्मत और बीमारियों से लड़ने के लिए भी आवश्यक है। भोजन की इन घटकों को पोषक तत्वों के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आपको पता है, आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा, भोजन वो पोषक पदार्थ है जो हमारे शरीर का पोषण करता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है, विकास करता है। भोजन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और शरीर की टूट फूट या अंगों की मरम्मत का कार्य करता है। इन घटकों को पोषक तत्व कहा जाता है। भोजन के पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स एंड खनिज। जबकि इसमें पानी नहीं है, जब पानी एक अनिवार्य स्रोत है, बिना पानी के इन भोजन अवयवों का पाचन नहीं हो पाता है। देखते हैं हम कि हमें कौन से पदार्थ से क्या क्या प्राप्त होता है। ये न्यूट्रिएंट्स है, भोजन के अवयव है, और यह भोजन है, ये अवयव है। और यह भोज्य पदार्थ है। इधर अवयव, इधर भोज्य पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट्स भोजन का एक मुख्य अंग है।
जो हमको मोटे अनाजों और मीठे फलों से प्राप्त होता है। जैसे कि आपको पता होगा, इसमें लिखा गया है कार्बोहाइड्रेट हमको व्हीट, राइस, मैंगो, मेलन, माइज, पपाया आदि, एटसेट्रा मतलब एक्स्ट्रा का मतलब होता है आदि। व्हीट गेहूं से मिलता है, राइस चावल, मैंगो आम, मेलन तरबूज, माइज मक्का, पपाया पपीता आदि। बहुत से मोटे अनाज और मीठे फल बहुत से खाते होंगे आप। इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है अधिक मात्रा में। फैट्स, जिसको हम वसा के नाम से जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं वसा तैलीय पदार्थों में पाई जाती है। तैलीय पदार्थ कौन कौन से होंगे? जिनमें तेल होगा, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, मिल्क, एग, मीट, फिश एक्स्ट्रा। इन सब में क्या पाया जाता है? फैट में इन सब से हमको फैट प्राप्त होता है। प्रोटीन्स हमारे शरीर का वृद्धि और विकास करते हैं। प्रोटीन हमको सबसे दालों से मिलता है, पल्सेस, एग, मिल्क, फिश एक्स्ट्रा। प्रोटीन सबसे अधिक दालों से मिलता है, एग, अंडा, दूध, मछली आदि से हमको प्रोटीन प्राप्त होता है। सामान्यतः जितने भोजन हम करते हैं उन भोजन में इस 3 तत्वों की मात्रा सामान्यतः पाई जाती है, मगर मुख्य अधिक मात्रा में ये इन सब चीज में पाए जाते हैं। विटामिन ए की कमी से कीटाणु रोग होता है। ये विटामिन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। विटामिन ए मिलता है हमको कैरेट, मैंगो, मिल्क, पपाया। कैरेट मीन्स गाजर, मैंगो मीन्स आम, मिल्क मीन्स दूध, पपाया मीन्स पपीता। तो विटामिन ए हमको गाजर, आम, दूध, पपाया आदि फलों से प्राप्त होता है। विटामिन बी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी हमको मिलता है मीट, लीवर जिसको यकृत कहते हैं, बीन्स, सोयाबीन आदि। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के स्रोत होते हैं ऑरेंज, लेमन, गुआवा, टोमेटो। ऑरेंज मीन संतरा, लेमन नींबू, गुआवा अमरूद, टोमेटो टमाटर। सामान्यतः विटामिन सी की पहचान होती है कि यह हमको खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होंगे वह उन सभी पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। विटामिन डी मिलता है हमको मिल्क, एग, फिश एक्स्ट्रा, दूध, अंडा, मछली मिलता है। और सबसे अधिक विटामिन डी हमारा शरीर बनाता है सनलाइट में। इसलिए हमें विटामिन सुबह या शाम को सनलाइट, धूप में ज़रूर बैठना चाहिए, जिससे हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है और हमें विटामिन डी की आपूर्ति होती है। आयोडीन से घेंघा रोग होता है। आयोडीन हमको मछली और नमक इत्यादि में मिलता है। फास्फोरस, ये खनिज हैं। आयोडीन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ये चारों खनिज है। आयोडीन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम ये खनिज हैं, मिनरल्स जिनको कहते हैं। आयोडीन मछली और नमक आदि में मिलता है। फास्फोरस हमारे हड्डियों जोड़ों में पाया जाता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। फास्फोरस हमें दूध में मिलता है, हरी सब्जियों में मिलता है और बीन्स और केले में मिलता है। आयरन जैसे आप जानते हैं लोहा, हमारे शरीर में, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा लोहे पर निर्भर करती है। लोहा एप्पल, बनानास, स्पाइनेक एक्स्ट्रा मिलता है। सेब, केला, धनिया आदि में मिलता है। कैल्शियम भी एक खनिज है जो हमारी हड्डियों में पाया जाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों में पाया जाता है। कैल्शियम मिलता है हमें एग, मिल्क और मीट आदि से। तो ये सभी आपको भोजन के अवयव थे जो मनुष्य के लिए जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे भोजन के अवयव क्या होते हैं।
भोजन के अवयव होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज आदि है। ठीक है। पोषण और न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण और पोषण के तरीके। अब हम इस पाठ के असली उद्देश्य पर आते हैं, पोषण और पोषण के तरीके। कि हम जंतु या जीव शब्द का उपयोग जहाँ पर होगा वहाँ पर जंतु और पेड़ पौधे दोनों का संबंध होता है। जीव का मतलब होता है सजीव, और सजीव के गुण आप जानते हैं। एक जीवित प्राणी द्वारा भोजन की खपत और शरीर द्वारा इसके उपयोग को पोषण के रूप में कहा जाता है। पोषण के दो अलग अलग तरीके होते हैं। एक जीवित प्राणी द्वारा भोजन की खपत और शरीर द्वारा उसके उपयोग को पोषण के रूप में कहा जाता है। पोषण क्या कहलाएगा? भोजन को खाना और शरीर के द्वारा उसका यूज करना। पोषण के दो अलग अलग तरीके होते हैं। नंबर 1 होता है ऑटोट्रॉपिक मोड। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है सपोसी। ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक मतलब सपोसी। सपोसी का मतलब होता है जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक या सपोसी कहलाते हैं। भोजन के इस तरीके से गुजरने वाले जीवों को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉप्स अर्थ ऑटो का अर्थ होता है स्वयं, ट्रॉफोस का अर्थ होता है पोषण। ऑटोट्रॉप्स दो शब्दों से बना हुआ है। ऑटो का मतलब सेल्फ, अपने आप। ट्रोफोस का मतलब होता है पोषण या नॉरिशमेंट। उदाहरण है इसका पौधे। आपने देखा होगा कि हम भी भोजन करते हैं, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे भोजन करते हैं, मगर जो हम भोजन करते हैं हम या तो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बनाते भले ही स्वयं है, मगर उसके लिए हमें प्रत्येक रूप से पेड़ पौधों और जंतुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। जबकि पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से किसी जीव पर निर्भर नहीं होते हैं। तो सपोसी का अर्थ होता है सपोसी जंतु किनको कहा जाएगा, सपोसी जीव किसको कहा जाएगा? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सपोसी कहलाते हैं। सपोसी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सपोसी कहलाते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे, समस्त हरे पेड़ पौधे सपोसी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि हम या गाय घास खाती है तो उसका भोजन क्या होगा? घास खाती स्वयं है, मगर उसके लिए घास चाहिए। ठीक है। ये पेड़ है, ये पेड़ क्या होगा? सपोसी होगा। ऑटोट्रॉप बोलते हैं इसको। ऑटोट्रॉप भी बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी बोल सकते हैं। ठीक है। आगे हम इस बारे में जानेंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार स्वयं बनाते हैं और हम स्वयं नहीं बना पाते हैं। एक मोड तो हमने बता दिया आपको कि एक होता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स होता है सपोसी। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ऑटोट्रॉफिक या सपोसी कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा आपकी। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। दूसरा मोड है पोषण का, दूसरा तरीका है हेटेरोट्रॉफिक मोड। हेटेरोट्रॉफिक मीन्स होता है परपोषी या विषमपोषी।
पोषण का हेटरोट्रॉपिक मोड। तो हमने आपको बताया कि दो तरह से भोजन पोषण प्राप्त होता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक स्वपोषण और दूसरा हेटरोट्रॉपिक परपोषण। पोषण के हेटरोट्रॉपिक मोड में जीव पौधे या अन्य जंतु जानवरों की खपत होती है। पोषण की इस तरीके से गुजरने वाले जीवों को हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। हेट्रोस का अर्थ होता है एक से अधिक, या और ट्रॉप्स का अर्थ होता है पोषण। उदाहरण के लिए इंसान और जंतु। हेटरोट्रॉपिक परपोषी या विषमपोषी। हेटरोट्रॉपिक हिंदी इंग्लिश का शब्द, अंग्रेजी का शब्द है। हेटरोट्रॉपिक मीन्स होता है विषम पोषण या परपोषण या परपोषी। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं या परपोषी कहलाते हैं। जैसे इंसान और जंतु। आप देख रहे हैं पेड़ में बकरी है, बकरी घास खा रही है, तो हम बकरी किस पर निर्भर है? घास पर निर्भर है। घास नहीं होगी तो बकरी नहीं खा पाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं दूसरे चित्र में एक भेड़ फल को खा रही है, यह भी परपोषी का उदाहरण है। अब हेटरोट्रॉप्स जंतु 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है शाकाहारी, दूसरे होते हैं मांसाहारी और तीसरे होते हैं सर्वाहारी। इनके नाम से ही पता चलता है। शाकाहारी हार्बिवोरस, मांसाहारी कार्निवोरस और सर्वाहारी ओमनिवोरस। शाकाहारी वे जंतु जो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। तो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्बिवोरस एज डियर गोट सीप। हिरण, बकरी और भेड़ क्या है? शाकाहारी है, हार्बिवोरस है। ऐसे जंतु जो अपना भोजन केवल पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे हिरण, बकरी, भेड़ आदि। दूसरा है मांसाहारी। मांसाहारी जीव वे जीव होते हैं जो पौधों को नहीं खाते हैं बल्कि जंतुओं को खाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन केवल जंतुओं से प्राप्त करते हैं, वो पौधों को खाते ही नहीं है। ऐसे जीव जो अपना भोजन केवल जंतुओं से प्राप्त करते हैं उनको मांसाहारी कहा जाता है। मांसाहारी का कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कार्निवोरस। द एनिमल विच ईट ओनली एनिमल प्रोडक्ट्स। जंतु उत्पाद से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें कार्निवोरस या मांसाहारी कहा जाता है। उदाहरण लायन, टाइगर और फॉक्स, ये कार्निवोरस हैं। कौन कौन है? एक तो लायन है और एक टाइगर है। आपने देखोगे लायन क्या खाता है? जंतुओं को खाता है। टाइगर भी जंतुओं को खाता है। ये किसी भी पादप उत्पाद को नहीं खाते हैं। ये क्या है? कार्निवोरस कहलाते हैं। कहते हैं सर्वाहारी। कहते हैं ओमनिवोरस या ओमनिवोर। पौधों और जानवरों दोनों खाने वाले जीवों को सर्वाहारी कहा जाता है। खिलाने वाले लिखा हुआ है, खाने वाले हैं। या इसकी सामान्य परिभाषा होगी ऐसे जंतु जो अपना भोजन जंतु उत्पाद और पादप उत्पाद दोनों से प्राप्त करते हैं उनको सर्वाहारी कहलाता है। द एनिमल विच ईट प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स बोथ कॉल्ड ओमनिवोर्स एज देयर ह्यूमन। मनुष्य भी सर्वाहारी है, भालू भी सर्वाहारी है, कुत्ता भी सर्वाहारी होता है।
बिल्ली भी सर्वाहारी होती है। ठीक है बच्चों, तो जंतु 3 प्रकार के होते हैं भोजन के आधार पर, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी हर्बिवोर्स, ऐसे जंतु जो अपना भोजन केवल पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, सर्वाहारी शाकाहारी कहलाते हैं। एज गोट, sheep, deer, etc. The animal which eat only plant products called herbivores, as cow, goat, deer, sheep, etc. मांसाहारी कार्निवोर, ऐसे जीव जो अपना भोजन केवल जंतुओं से प्राप्त करते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ इत्यादि। द एनिमल विच ईट ओनली एनिमल प्रोडक्ट्स, केवल जंतु उत्पाद, विच ईट ओनली एनिमल प्रोडक्ट्स कॉल्ड कार्निवोर्स, एज लायन, टाइगर, एक्स्ट्रा। सर्वाहारी वही जंतु जो पादप और जंतु उत्पाद दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। द एनिमल विच ईट animal products and plant products both called omnivores, as bear, human, dog, etc. अब आते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? पेड़ पौधे। सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, पत्ते में मौजूद खनिज और क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण की संज्ञा दी जाती है। प्रकाश संश्लेषण की सामान्य परिभाषा आप नोट कर लीजिए। वह प्रक्रिया जिसमें द्वारा पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण से अपना भोजन बनाते हैं। इस भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स में जब मैंने बात की थी कि वह भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं का मतलब अब देख लीजिए कि सूर्य का प्रकाश प्रकृति में पहले से मौजूद है, जीव नहीं है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो जंतुओं और पेड़ पौधों द्वारा छोड़ी जाती है। जड़ द्वारा खनिज और पानी को अवशोषित किया जाता है, तने के द्वारा पत्तियों में पहुंचाया जाता है और तब पत्तियों द्वारा क्लोरोफिल के द्वारा वो भोजन बनाया जाता है। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें कोई पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की सहायता से जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण तथा हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ये सन सूर्य है, ये इसलिए बनाया गया है ताकि आपको थोड़ा अवसर लगे। ये पौधा है, पौधे की जड़ें हैं जो जमीन के अंदर होंगी। यहाँ क्या होगा? मिट्टी होगी, पानी होगा। ये पत्तियां हैं। अब होता क्या है, जब भोजन कब बनेगा? सूर्य का प्रकाश पत्तियों तक पहुंचेगा। पत्तियां हरी हैं, पत्तियां हरी हैं। हरी क्यों होती है पत्तियां?
क्लोरोफिल के कारण। एक हरित लवक होता है, एक वर्णक होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, वो पत्तियों में उपस्थित होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको स्टोमेटा या पर्णछिद्र कहा जाते हैं। तो उनके द्वारा जो है, पर्णछिद्र के द्वारा हवा की कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर जाती है। ये हवा है, ये हवा की कार्बन डाइऑक्साइड है। चारों तरफ से कहीं से भी हवा जहाँ जहाँ होगी वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पत्तियों में जाएगी। ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। नीचे से जाएगा जल और खनिज, जड़ से जल प्लस खनिज। मैं पेन नहीं है इस समय, मैं आंगुली से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। आप समझ लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही शुद्ध है, जो लिखा जा रहा है वो अशुद्ध हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश आया, सूर्य से पत्तियों में को हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जाती है पत्तियों में, जड़ द्वारा सोखी गई पानी और खनिज जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं वो जड़ द्वारा तने में पहुंचाए जाते हैं, तने द्वारा पत्ती में पहुंचाए जाते हैं, और पत्तियां भोजन बनाती हैं। इसलिए पत्तियों को पौधों की भोजन फैक्ट्री भी कहते हैं। उनका कारखाना कौन है? पत्तियां। उनका भोजन हमेशा पत्तियों में बनता है, या तने में वही बनेगा जो तना हरा होगा। क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है भोजन बनाने की प्रक्रिया में। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आई हवा से, जल और खनिज आया जड़ से, जल गया जड़ से, कार्बन डाइऑक्साइड गई हवा से, सूर्य का प्रकाश आया सूर्य से, और अब पौधे का अपना भोजन बनना प्रारंभ हो गया है। पौधा अपना भोजन बनाते हैं। इस क्रिया के दौरान पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, O2। पेड़ पौधे भोजन बनाने की क्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जंतुओं या जीवों द्वारा श्वसन की क्रिया में उपयोग की जाती है। हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि जब पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, जंतु भी श्वसन करते हैं, मगर पेड़ पौधे जब श्वसन क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मगर जब अपना भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने की क्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हवा में छोड़ते हैं। ये छोड़ रहे हैं भोजन बनाने की क्रिया में, क्या छोड़ रहे हैं? ऑक्सीजन। ली क्या इन्होंने? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी? हवा में। हवा में आएगी जंतुओं द्वारा श्वसन में छोड़ी गई और पेड़ पौधों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड। अब पौधा का भोजन बन गया है। अब आप समझ गए होंगे। समस्त हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज तथा वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं और इस क्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। इसका सूत्र भी लिखा हुआ है नीचे कि किस प्रकार से भोजन कैसे बनता है। 6CO2 प्लस 6H2। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2 का मतलब होता है पानी। ये लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पर क्लोरोफिल भी है। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आती है, पानी जड़ से गया और सूर्य का प्रकाश सूर्य से आया। क्लोरोफिल पत्तियों में पहले से मौजूद होता है। जब इनका भोजन बनता है तो जो भोजन बनता है वो भोजन यह बनता है, यह कहलाता है ग्लूकोज। जो भोजन ये है पौधे का भोजन, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का ग्लूकोज बना देता है, और ये ऑक्सीजन O2, ये O2 क्या होती है? वायुमंडल में पुनः छोड़ दी जाती है। अब आप प्रकाश संश्लेषण को बात भली भांति समझ चुके होंगे। एक पत्ती का चित्र दिखाया हुआ है। इस पत्ती को जो है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। इसको इनकी छोटे छोटे पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमको सामान्य रूप से दिखाई नहीं देते हैं। उनको स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा का अर्थ होता है पर्णरंध्र या पर्ण छिद्र।
ठीक है। ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इन पर्णक छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन बाहर छोड़ी जाती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन के संश्लेषण के दौरान वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। पौधे मिट्टी के अंदर गहरे घुसी हुई जड़ों की मदद से मिट्टी और पानी और खनिजों को अवशोषित करते हैं और उन्हें पौधों की पत्तियों तक पहुंचाते हैं, जहां भोजन का संश्लेषण होता है। अब आप देख रहे हैं जो मैंने ऊपर बताया है वो नीचे लिखा होगा बाहर आ रहा है। क्लोरोफिल के रूप में जाने वाले पत्तों में मौजूद हरा वर्णक या क्लोरोफिल कहते हैं, हरा वर्णक को ही क्लोरोफिल कहते हैं, पौधों की पत्तियों को सूर्य के प्रकाश को पकड़ने में मदद करता है, सूर्य के प्रकाश को खींचने में मदद करता है और इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की उपस्थिति में पत्तियों की कोशिकाओं को पकड़ी हुई क्लोरोफिल को ऊर्जा के रूप में पौधों में संग्रहित किया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है। ये एक चित्र है, 3 प्रकार की पत्तियां हैं। ये पत्ती हरे रंग की है, ये पत्ती ब्राउन कलर की है और ये पत्ती थोड़ा काले रंग की है। ये एक टेस्ट है, टेस्ट यदि आप करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके लिए आयोडीन चाहिए होगा, क्योंकि ये आपके घर में तो इस तरह आयोडीन होगा नहीं। तो ये हरी पत्ती में ये देखिए ये भोजन बना रही है, इसमें जैसे हमने आयोडीन डाला ये पत्ती जो है नीले कलर की हो गई। स्टार्च जो है, जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो स्टार्च के रूप में बनता है पत्तियों पौधों में स्टार्च के रूप में बनता है। तो पत्तियों में जो हम आयोडीन डालते हैं तो इसका रंग बैंगनी हो जाता है। इसमें इसका मतलब है यदि इसका रंग बैंगनी हो जाता है तो इसका मतलब इसमें स्टार्च है। ये पत्ती भी थोड़ा सा बैंगनी हो रही है, जबकि यह हरी नहीं है। आप देख रहे हैं इस चित्र में यह पत्ती हरी है, ये हरी पत्ती है, इसमें क्लोरोफिल होगा ही। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि हरी है, तो हरी है होने का मतलब क्लोरोफिल है। मगर इस पत्ती में हम क्या देख रहे हैं, इस पत्ती का रंग हरा नहीं है, जबकि हम इसमें आयोडीन डाल रहे हैं तो इसका रंग थोड़ा नीला हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें स्टार्च तो बन रहा है, मगर हमने जो लिखा है क्लोरोफिल, तो इसमें क्लोरोफिल तो दिख नहीं रहा। तो ये क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, जो इसकी पत्तियों के द्वारा ढक दिया जाता है। और तब इसमें ये जो पत्ती है, इस पत्ती में ना तो क्लोरोफिल है, कुछ नहीं है, इसलिए इसमें कोई रंग नहीं आया। इस पत्ती का कलर चेंज नहीं हुआ है। इन दोनों में स्टार्च बनेगा, मगर इसमें स्टार्च नहीं बन रहा है, नॉट प्रेजेंट। ओके बच्चों, ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती हैं लेकिन फिर भी प्रकाश संश्लेषण प्रभावित, उनमें क्लोरोफिल के अलावा एंथ्रोसाइन और कैरोटीनॉइड के रूप में जाने जाने वाला गैर हरा रंग द्रव्य होता है। यह वर्णक एंथोसाइनिन जितनी बड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल के कारण हरे रंग को कवर कर देते हैं। इनका जो रंग होता है वो रंग उस रंग को दबा देते हैं, मगर उनमें क्लोरोफिल होता है वो अपना कार्य करते रहते हैं। हमने अब तक देखा है कि प्रकाश संश्लेषण हमें केवल कार्बोहाइड्रेट प्रदान कर सकते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के इन घटकों का उपयोग भोजन के अन्य घटकों के उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन, प्रोटीन, विटामिन और खनिज युक्त नाइट्रोजन तत्व ही भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये इनको कहाँ से प्राप्त होंगे? ये प्राप्त होते हैं मिट्टी से। कार्बन और ऑक्सीजन तो इनको हवा से प्राप्त हो जाती है, मगर अन्य घटक इनको जो मिनरल्स, जो खनिज होते हैं, वो खनिज इनको जमीन से प्राप्त होते हैं। जमीन में क्या क्या होगा? फास्फोरस होगा, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और कई अन्य खनिज भिन्न भिन्न रूप में प्राप्त मौजूद होते हैं, जो मूल रोमों द्वारा मिट्टी से अवशोषित किए जाते हैं। मूल रोम, इसको मूल रोम कहा गया है। बड़ी मात्रा में पौधों द्वारा आवश्यक तत्वों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है।
जबकि कम मात्रा में पौधों द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जिनको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनको अधिक होती है उनको कहा जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जिनकी कम मात्रा होती है उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हम जानते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है। नाइट्रोजन साइकिल है इसमें। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, जिसे सीधे पौधों द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। हवा से नहीं ले सकते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन कहाँ से आएगी? जड़ों द्वारा आती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित होता है और उन्हें मिट्टी में ठीक किया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, जिसका नाम राइजोबियम होता है। एक बैक्टीरिया होता है जो राइजोबियम होता है, वो दाल की जड़ों में पाया जाता है। इसके द्वारा नाइट्रोजन को छोटे छोटे सरल नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है और खाद के रूप में पेड़ पौधों द्वारा लिया जाता है। इस क्रिया के लिए किसान मिट्टी में उर्वरक डालते हैं। ये उर्वरक मिट्टी को सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे अतिरिक्त पोषक तत्वों के साथ समृद्ध करते हैं, जो पौधों द्वारा अवशोषित होते हैं और प्रोटीन और वसा जैसे भोजन के अन्य घटकों को संश्लेषित करने के लिए उपयोग करते हैं। अभी तो हम पौधे का पढ़ा ऑटोट्रॉपिक मोड। ऑटोट्रॉपिक स्वपोषी मोड जो हमने पढ़ रहे थे वो स्वपोषी मोड था। जब जिस पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी वह पौधा स्वपोषी कहलाएगा और पत्ते हरे होंगे। और पौधों के हेटरोट्रॉपिक, जिस तरह हम अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर रहते हैं, शायद आपको भी पता हो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर पर निवास करते हैं। तो अब वो तीन तरीके उनके तरीके देखते हैं। एक तरीका है परजीवी। परजीवी पौधे कीटभक्षी पौधे, इंसेक्टिवोरस, मृतजीवी पौधे, सेप्रोट्रॉप्स, और सहजीवी पौधे, सिम्बायोसिस कहते हैं इसको। पौधों में पोषण का परजीवी तरीका। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ऐसे पौधे अपने भोजन और आवास के लिए किसी दूसरे जीव का सहारा लेते हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। परजीवी कहने का पीछे पर ये सबसे पैरासाइट, इसको कहते हैं पैरासाइट। परजीवी ऐसे पौधे जो अपने भोजन आवास के लिए पूर्णतः दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। या तो उस पौधे से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, या तो उस जीव से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, या उस जीव पर अपना आवास बना देंगे। ऐसे पौधे परजीवी पौधे कहलाते हैं। इन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये पौधे अपने जीवन के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए पोषण के परपोषी तरह हेटरोट्रॉफिक मोड का उपयोग करते हैं। हम अभी तक कह रहे थे समस्त हरे पेड़ पौधे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मगर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पैरासाइट भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं इंसेक्टिवोरस कीटभक्षी होते हैं, और कुछ सेप्रोट्रॉप्स मृतजीवी होते हैं। तो ये परजीवी कौन से जीव होंगे? जो किसी जीव के शरीर पर अपना निवास बना देते हैं, उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उसी को नुकसान ही पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि उस जीव की मृत्यु भी हो सकती है इन पौधों के कारण। तो ये पौधे कहलाते हैं परजीवी पौधे। ये एक चित्र दिखाया गया है, ये अमरबेल है, इसको कसकट्टा कहते हैं। इसका रंग आपको दिखाई दे रहा है, पीला रंग के है। ये किसी झाड़ी के ऊपर पूरा फैल चुका है। किसी झाड़ी सी झाड़ी में इसने
अपना आवास बना रखा है और इसी से अपना भोजन किसी स्थान पर इसने अपनी जड़ें या चूसक होते हैं, इसमें चूसक के द्वारा अपना भोजन प्राप्त कर रहा होगा इसी पेड़ पौधे से, और इसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इसकी वृद्धि नहीं हो पा रही होगी इस पेड़ के कारण, इससे हमारे बिलकरण क्योंकि ऊपर से पूरी इसको ढक रखी है, पीले रंग की है। इस पेड़ में क्लोरोफल नहीं होता है, यह अपना भोजन नहीं बना पाता है, इसलिए किसी दूसरे जीव से अपना भोजन बनाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, परजीवी कहलाएगा। परजीवी और परजीवी और परपोषी में अंतर है। परपोषी कहीं पर किसी वस्तु को लाभ दे रहे, हम भी परपोषी हैं, मगर हम यदि पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उनको बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, खाद देते हैं। मगर यह हमारा बेल इस पूरे पेड़ पर अपना आवास बना चुकी है और इसी से अपना भोजन प्राप्त कर रही है, इसलिए यह क्या है, परजीवी है। दूसरा है कीट भक्षी पौधे, इसको पिक्चर प्लांट कहते हैं। ये वाला पौधा पिक्चर प्लांट है। घटपर्णी, क्योंकि इसके जो ये आकार हैं घट की तरह है। कीट भक्षी को, कीट मतलब इंसेक्ट, भक्षी को मतलब वोरस, खाने वाले। ऐसे पौधे जो पेड़ कुछ कीटों को खा जाते हैं उन्हें कीट भक्षी कहते हैं। इसके पेड़ में दिख रहा होगा यह हरा भी है, भोजन भी बना पा रहा है अपना, मगर इस यहाँ जो मिट्टी है, इस मिट्टी में जो उसके पोषण के लिए आवश्यक तत्व होते हैं वह तत्व पूरे नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण यह क्या करता है, कीटों से अपना पोषण प्राप्त करता है। कीट भक्षी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ऐसे पौधे जो कीटों को खाते हैं, कीटों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे इन, यहाँ पर एक छेद खुला होता है, यहाँ पर जब कोई कीट बैठता है, इस स्थान पे जब कीट बैठते हैं तो ये ढक्कन होता है, ढक्कन खुला होता है, ढक्कन को बंद कर देते हैं और उसके अंदर एक लिसलिसा पदार्थ होता है, श्लेष्म कहते हैं जिसको। उस श्लेष्म के द्वारा उसमें कीट फंस जाता है और बाहर नहीं आ पाता है, और यह उसको, उसमें कुछ पाचक रस होते हैं उस द्रव्य में, और उनके द्वारा वो पेड़ पौधे को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे 2-3 पौधे होते हैं, घटपर्णी, रेफ्लिसिया और अन्य पौधे भी होते हैं जो कीट भक्षण करते हैं, और ऐसे जगह पाए जाते हैं जहाँ पर मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। पौधे की कुछ प्रजातियां जो कीट भक्षी पौधों के रूप में जानी जाती हैं, जो कीटों को फंसाने और उन्हें पचाने में सक्षम होती है। इन पौधों को घड़े के पौधों के रूप में जाते हैं। ये घटपर्णी है, इसके पत्ते को घड़े के रूप में संशोधित किया जाता है, घड़े के रूप में होती है। पत्ते के ऊपर एक आवरण बनता है, जैसे कोई कीट उसमें बहता है वो पत्ती ठीक बंद हो जाती है और उसका पाचन शुरू हो जाता है, या रोम होते हैं उसमें। तीसरा है मृतजीवी सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स मृतजीवी, मृत का मतलब मरा हुआ, जीवी का मतलब मरे हुए पर जीने वाला। ये देख रहे हैं आप कि फंगस लगी हुई है इस फल पर, जिसको हम कोहरा कहते हैं। इसको विज्ञान में कवक कहा जाता है। ऐसे सूक्ष्म जीव पोषण के एक अन्य तरीका उपयोग करते हैं, जिससे पोषण के सैप्रोट्रॉफिक मोड के रूप में जाना जाता है। सैप्रोट्रॉफिक मृत जीवों से भोजन। ऐसे पौधे, ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जीव या सड़े गले पेड़ पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं या सैप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। ऐसे पौधे जो अपना भोजन सड़े गले और मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी या सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे यह फल है, इस फल में पूरा लगा ये कवक है। आपके आसपास होने वाली मशरूम, ये कवक होती है। ब्रेड आपने देखी होगी, जब हम किसी ब्रेड को 4-5 दिन के लिए घर के अंदर रख देते हैं तो उसमें एक कोरा सा जम जाता है, वो कहलाती है कवक। उसमें
कवक जैसे कुछ सूक्ष्म जीव पोषण के एक अन्य तरीके का उपयोग करते हैं, जिसे पोषण के सेप्रोट्रॉफिक मोड के रूप में जाना जाता है। पोषण के इस मोड से गुजरने वाले जीवों को सेप्रोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। ये कवक बीजाणु हवा में मौजूद होते हैं और खाद्य पदार्थों या अन्य वस्तुओं जैसे अचार, चमड़े और गर्म कपड़े पर गर्म, नम या बरसात के मौसम में गहरे पैच के रूप में विकसित होते हैं। जब इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तब ये हमको दिखना शुरू हो जाते हैं। वे मृत और सड़ने वाले पदार्थों पर बैठते हैं, वहाँ वो अंकुरित होते हैं और वहीं पर अपनी जीव संख्या बढ़ाते हैं। वे एक पाचक रस का स्राव करते हैं जो उन्हें संशोधन में परिवर्तित करता है और पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। सहजीवी रिश्ता, सिम्बायोसिस। ये आपके पास की बुक्स होगी तो बुक से देख लीजिएगा आप इसको। SYMBIOSIOS है सिम्बायोसिस, SYMBIOSIS। सहजीवी व्यवस्था। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन का या आवास का आदान प्रदान करते हैं, वो कहलाते हैं सिम्बायोसिस या सहजीवी। सहजीवी पौधे ऐसे जीव जो अपना भोजन आवास के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के जीव अपने भोजन आवास का साझा करते हैं, परंतु एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसे जीवों को सहजीवी कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कभी कभी भैंस होती है तो भैंस के ऊपर एक पहाड़ी मैना बैठती है। क्या करती है वो भैंस? और पहाड़ी मैना भैंस में क्या होता है, एक परजीवी होता है। वो परजीवी को हम क्या कहते हैं, जिसको हम अट्टा कहते हैं, है नी? तो वो पहाड़ी मैना उसको खाती है। तो भोजन किससे प्राप्त करती है? भैंस के अंग शरीर से प्राप्त कर रही है, मगर उस भैंस को भी उससे फायदा हो रहा है, उसके शरीर से परजीवी हट रहे हैं। तो उन दोनों के बीच में क्या है, सहजीवी रिश्ता है। जैसे हम हैं और पेड़ पौधे, तो हम पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब मगर उनको बदले में क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, खाद देते हैं। हम और हमारा जीवन और गाय का जीवन, हम गाय को घास देते हैं, गाय उसके बदले हमको दूध देती है। यह क्या है, एक सहजीवी रिश्ता है हमारे और गाय के बीच में। तो इस तरह के पौधों के बीच भी होता है। एक लाइकेन नामक पौधा होता है। वो पौधा होता है, दो पौधों से बना होता है, दो जीवों से बना होता है। एक उसमें शैवाल होता है और एक कवक होता है। इसे सहजीवी रिश्ता कहते हैं। ये शैवाल है, देख रहे हैं आप, ये किसी पेड़ पर लगे हुए हैं और ये कवक और शैवाल का मिक्सचर है, इसको लाइकेन कहते हैं। तो ये सहजीवी एक दूसरे के जीव नहीं तो बढ़ नहीं पाता है। ये वाला हिस्सा ये आप देख रहे हैं, एक फूल है, फूल पर मधुमक्खी बैठी हुई है, फूल पर मधुमक्खी बैठी हुई है। तो इसमें सहजीवी रिश्ता क्या होगा, इसमें सहजीवी रिश्ता ये है कि यह फूल इस मधुमक्खी को क्या दे रहा है, शहद बनाने के लिए पदार्थ दे रहा है। और ये मधुमक्खी जब इससे पराग लेके जाएगी, दूसरे फूल पर बैठेगी, तो उससे फूल का परागण होगा और जीव संख्या, पौधे की, फूल की जीव संख्या बढ़ेगी। फूल का परागण होता है इससे। तो ये सहजीवी, इनका भी सहजीवी होना है। ये तीसरी है, ये है दाल की जड़ है। दाल की जड़ में राइजोबियम जीवाणु होता है। इन छोटी छोटी गांठों में क्या होता है, राइजोबियम जीवाणु होता है। यह क्या करता है, रहता जाल की जड़ में है, मगर ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में बदलता है, जिससे दाल को पोषक तत्व मिलते हैं नाइट्रोजन के रूप में। ठीक है, बाकी इसको पढ़ लीजिए आप। शैवाल में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है, जो शैवाल को भोजन बनाने में मदद करता है, जो कवक को प्रदान किए जा रहे हैं। बदले में कवक सूरज की रोशनी में गंधा से घेर कर शैवाल को सूखने से बचाता है। इसलिए शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है, बदले में कवक शैवाल को सुरक्षा प्रदान करता है। इसको दोनों को एक लाइकेन कहा जाता है। केवल कवक ही नहीं, असंबंधित मधुमक्खी और फल के बीच में मौजूद है।
मधुमक्खी परागण में पौधे की मदद करती है। यदि मधुमक्खी फूल पर नहीं बैठेगी तो उसका परागण नहीं होता, एक फूल से दूसरे फूल पे नहीं जाएगी तो उसका परागण नहीं होगा, उसके बीज नहीं बन पाएंगे। ठीक है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग भोजन के उत्पादन के लिए पौधों द्वारा सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, इसलिए चना, मटर, मूंग, बीन, अन्य फलियों की जड़ों में मौजूद राइजोबियम के नाम से जाने जाने वाला बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को घुलनशील रूप में परिवर्तित करता है, जो मिट्टी में घुल जाता है और पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। ये जीवाणु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और इसलिए पौधे बदले में उन्हें आश्रय और भोजन प्रदान करते हैं। ये इनके बीच एक सहजीवी संबंध प्रदर्शित करते हैं। इस संपूर्ण पाठ में हमने पढ़ा है भोजन के अवयव, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, पोषण के तरीके, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मीन्स होता है स्वपोषी, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। जैसे समस्त सारे पेड़ पौधे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक का मीन्स होता है परपोषी, ऐसे जीव जो अपने भोजन पर स्वयं नहीं बना सकते हैं, उन्हें किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करना पड़ता है, उनको हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। सभी जंतु तो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। जंतु भोजन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी ऐसे जीव जो अपना भोजन केवल जंतु पादप उत्पादन से प्राप्त करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, भेड़ आदि। द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट कॉल्ड हर्बीवोर्स एज काउ। मांसाहारी वे जंतु जो अपना भोजन केवल जंतु उत्पाद से प्राप्त करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे शेर, बाघ आदि। द एनिमल विच ईट ओनली एनिमल प्रोडक्ट्स कॉल्ड कार्निवोर्स एज लायन। सर्वाहारी ऐसे जीव जो अपना भोजन जंतु उत्पाद और पादप उत्पाद दोनों से प्राप्त करते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। द एनिमल विच ईट प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स बोथ कॉल्ड ओमनिवोर्स एज ह्यूमन एंड डॉग, कैट एक्स्ट्रा। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण से अपना भोजन बनाते हैं। वो प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण से वायु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है या वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। पौधे भोजन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड में पौधे 3 प्रकार के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में तो सभी हरे पेड़ पौधे सपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मगर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हेटरोट्रॉफिक मोड से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं, एक होते हैं परजीवी, दूसरे होते हैं मृतजीवी, तीसरे होते हैं कीट बक्षी और चौथे सहजीवी। परजीवी पौधे
ऐसे पौधे जो अपने भोजन और आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं और उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। वे जीव जो अपना भोजन और आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं और उन्हीं पर नुकसान भी पहुंचाते हैं, उनको परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल। मृतजीवी पौधे ऐसे पौधे जो मृत जीवों के शरीर और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक। तीसरे काइट पक्षी इंसेक्टिवोरस। ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं, कीट भक्षी कहलाते हैं। जैसे घटपर्णी हो गया, ड्रोसेरा हो गया, रेफ्लेसिया हो गया। सहजीवी। ऐसे सहजीवी और परजीवी में थोड़ा सा अंतर है। ये भोजन परजीवी और सहजीवी। सहजीवी ऐसे पौधे जो अपना भोजन और आवास एक दूसरे से साझा करते हैं परंतु एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये सहजीवी कहलाते हैं। रहते तो एक दूसरे के साथ हैं मगर वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यही संबंध है, यही अंतर है परजीवी और सहजीवी में। ठीक है सर, ओके। अब यह पाठ समाप्त हो गया है। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करे जाएंगे, आपको स्वयं करने हैं। जो नहीं आएगा उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अपनी अभ्यास पुस्तिका में भोजन की परिभाषा, पोषक तत्वों के प्रकार और उनके स्रोत, पोषण के तरीके, स्वपोषी और परपोषी, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु किन्हें कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होती है, परजीवी, कीट भक्षी, मृतजीवी और सहजीवी की परिभाषा क्या होती है, इन सब को लिखकर मुझे भेज दें। ओके।